नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली दमन दीव में फिर से एक बार 31 दिसंबर तक लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। नानी दमन खाड़ीवार में रहने वाले युवक को मारने वाले लोगों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। वापी में बिन मौसम गिरी बारिश ने प्रशासन की खोली पोल। चंद घंटों के भीतर गिरी बारिश में नए बनाए रास्ते पर पड़े गड्ढे। अब समाचार विस्तार से। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ संघ प्रदेशों में नई जारी की गई गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के तहत संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू। ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस फिलहाल 11 देशों में देखने को मिल रहा है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस के केसों में तेज गति आ रही हो, लोग डरे हुए हैं। दूसरी ओर भारत में इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद है, पर कई पर्यटक भारत में आते हो। भारत में भी ओमिक्रॉन के नहिवत कहा जा सके ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, तो ये नया वेरिएंट वायरस भारतवासियों को अपनी चपेट में न ले, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भारत के सभी राज्यों के साथ संघ प्रदेशों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर ये वेरिएंट को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने का दिशा निर्देश किया गया है। तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव आरोग्य विभाग द्वारा एक आवश्यक गाइडलाइन जारी करके आने वाली 31 दिसंबर तक दादरा नगर हवेली दमन दीव में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आदेश लगाया गया है, जबकि ये कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन स्थिति में ही लोग बाहर निकल सकेंगे, जो कि प्रशासन ने 31 दिसंबर तक रात्रि दौरान कर्फ्यू के आदेश को लेकर नाताल और 31 दिसंबर सादगी से मनाया जाएगा, ऐसा लग रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस 11 देशों में देखने को मिलते हाई रिस्क ऐसे देश से 12 यात्री वलसाड जिले में आते आरोग्य तंत्र में मची भगदड़। कोरोना वायरस जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचाया हुआ है, तो वहीं अब ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस 11 देशों में दिखाई दे रहा है। ऐसे हाई रिस्क 11 देशों में से वलसाड जिले में 12 जितने यात्री आए हुए हैं। प्रशासन और आरोग्य विभाग द्वारा हाई रिस्क देश में से आए 12 यात्रियों को क्वारंटाइन कर सभी का RT-PCR टेस्ट करते सभी का टेस्ट नेगेटिव आया था। फिर सभी हाई रिस्क देश से आए हो सभी को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है और वापस 8 दिनों के बाद फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। साथ ही लगातार नजर रखी जाएगी। वलसाड जिले में सिंगापुर से 2, ब्राजील से 1, UK से 6, बांग्लादेश से 1 और साउथ अफ्रीका से 2 लोग आए हैं, जो कि वलसाड जिला प्रशासन द्वारा हाई रिस्क घोषित किए देशों में से आए सभी यात्रियों पर आरोग्य विभाग के साथ बाज नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार तरफથી ન્યૂ વેરિયન્ટ માટે એક નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે। એમાં ટોટલ 11 કન્ટ્રીઝનું હાઈ રિસ્ક કેટેગરીમાં સમાવેશ થાય છે। આ હાઈ રિસ્ક કેટેગરીમાંથી જિલ્લામાં કોઈ આવતો હોય તો એના માટે પ્રોટોકોલ ગાઈડલાઈન પણ રાજ્ય સરકાર તરફથી બહાર પાડવામાં આવી છે। આપણા જિલ્લામાં એવા ટોટલ 12 લોકો છે જે હાઈ રિસ્ક કન્ટ્રીઝથી સંબંધ ધરાવે છે અને અત્યારે વલસાડના જિલ્લામાં રહે છે। આ લોકો RT-PCR નેગેટિવ લેન્ડિંગ વખતે તો આવ્યા હતા, છતાંય રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ આ લોકોને 7 દિવસ હોમ આઇસોલેશન ફોલો કરવાનું રહેશે। 8મા દિવસે જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રની ટીમ ઘરે જઈને RT-PCR સેમ્પલ કલેક્શન કરીને RT-PCRની ચકાસણી કરશે અને હજી પણ 7 દિવસ વધારાના સેલ્ફ મોનિટરિંગ પણ આ લોકોને આપવા પડશે। એટલે 14 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન આ લોકોને રહેવું પડશે। એ લોકો જે 11 હાઈ રિસ્ક કન્ટ્રીઝમાંથી આવે છે। આપણે જિલ્લામાં જે લોકો છે એમાંથી 2 સિંગાપુરમાંથી, 1 બાંગ્લાદેશમાંથી, 1 બ્રાઝિલમાંથી, 2 સાઉથ આફ્રિકામાંથી અને 6 યુકેમાંથી સંબંધ ધરાવે છે, ત્યાંથી ટ્રાવેલ કરીને આવ્યા છે। રાજ્ય સરકાર તરફથી શિપયાર્ડ અને બધી એજન્સીઝ માટે પણ ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે। જે ગાઈડલાઈન એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઉપર લાગુ પડે છે એ જ ગાઈડલાઈન શિપ મારફતે જે લોકો આવે છે એમના ઉપર પણ લાગુ પડે છે। સો જિલ્લામાં આવ્યા પછી 7 દિવસનું હોમ ક્વોરન્ટાઇન, ફરજિયાત
RT-PCR ટેસ્ટિંગ અને 7 દિવસનું સેલ્ફ મોનિટરિંગ આ પ્રોટોકોલનું અમે સઘન રીતે પાલન કરશું. અમારી એક તો મેક્સિમમ કોશિશ છે આ લોકો સઘન ક્વોરન્ટાઇન ફોલો કરે, આઇસોલેશન ફોલો કરે. એના માટે આરોગ્યની ટીમ ઘરે ઘરે જઈને મુલાકાત પણ લે છે. અમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એમાં બિલકુલ લઈશું. 8મા દિવસે ટેસ્ટિંગ પણ થાય ફરજિયાત. ટેસ્ટિંગ થાય, આઇસોલેશન થાય અને કોઈ પોઝિટિવ પણ આવે તો એનું જીનોમ સિક્વન્સિંગ પણ કરવામાં આવશે તાકી આપણને ખબર પડે કે વાયરસનું ખરેખર વેરિયન્ટ કયું છે. એટલે ટેસ્ટિંગ, ટ્રેકિંગ અને આઇસોલેશન આ ત્રણ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોને એ જ અપીલ કરવા માંગુ છું કે આ વાયરસની પ્રકૃતિ એવી છે કે ગમે તેટલા મ્યુટેશન અને ગમે તેટલા વેરિયન્ટ એના આવી શકે. આ સમયાંતર ચાલતી રહેવાની પ્રક્રિયા છે. આપણને અગર એક તો બંને ડોઝેસ રસી લઈ લેવી જોઈએ. અગર રસી લઈ પણ લીધી હોય તો પણ માસ્ક, સોશિयल डिस्टेंसिंग અને સેનેટાઇઝેશન ફરજિયાત છે. એની અમલવારી આપણે બધાને કરવી જોઈએ. नानी-दमन खारीवाड़ मूल निवासी यूपी के रहने वाले 32 वर्षीय सुनील रामब्रिज यादव की पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। नानी दमन खारीवाड़ और मूल निवासी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले 32 वर्षीय सुनील रामब्रिज यादव को 28 नवंबर को संदीप टंडेल ने कोस्टल हाईवे डुनेठा के पास बुलाया था, जहां पहुंचने पर एक वर्ना कार नंबर GJ15AD 5409 वहां रुकी, जिसमें से 4 लोग नीचे उतरे और जबरदस्ती सुनील को बिठाकर डुनेठा क्वारी में सुनसान जगह ले गए, जहां पर 2 अन्य फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट डिजायर कार आई, जिसमें से 8-10 लोग उतरे और सभी ने लाठी, सलिया एवं हाथ पांव मारकर जख्मी करने के बाद किसी एक कार में बिठाकर सोमनाथ सुनसान जगह पर छोड़ जाते नानी दमन पुलिस थाने में इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज होते पुलिस ने तफ्तीश शुरू करते इस अपराध में शामिल मुखराम ओमकार नाथ सिद्ध उम्र वर्ष 25 साल निवासी राणा स्ट्रीट दमन मूल निवासी बीकानेर राजस्थान और संदीप रामजी टंडेल उम्र वर्ष 38 निवासी खारीवाड़ नानी दमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते कोर्ट ने 4 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। आगे की तफ्तीश दमन पुलिस द्वारा की जा रही है। वापी शहर के चंद महीने पहले बनाई गई सड़कें कुछ घंटों की बारिश में ही खस्ता हुई। वापी शहर में अभी कुछ महीनों पहले बनाई गई सड़कें जो रातों रात बनकर तैयार हो गई थी, जिसमें सिलवासा मार्ग हो, डुंगरी फलिया हो, कोपरली मार्ग हो या अन्य कोई क्षेत्रों के रास्ते हो, बनाए तो गए, पर अब जब नगर पालिका में चुनाव की घोषणा और प्रचार को लेकर जो जल्दबाजी दिखाई वह अब शांत हो गई है, क्योंकि अचानक बिन मौसम बरसात ने पूरी पोल खोल के रख दी है। ये सभी मार्गों का जो काम किया गया वो डामर की सड़कें सिर्फ एक दिन के बारिश में जैसे ओझाल हो गई है, जो समझाती है कि कितनी मेहनत से इन सड़कों में भ्रष्टाचार किया गया था। जिस तरह दर परत सड़कों का काम तेज गति से हुआ, वैसे ही दर परत अब सड़कों का हाल बेहाल हुआ हो। अब जनता सोच में पड़ गई है कि किस तरह उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। जिस तरह सड़कों पर पुनः गड्ढे दिखाई दे रहे हो, जनता ने कई प्रश्नार्थ खड़े किए हैं। साथ ही जनता के पैसों का क्या अंजाम हो रहा है, ऐसे आक्षेप भी जवाबदेह तंत्र पर लगाए गए थे। वापी के वैशाली 4 रास्ता के पास सर्विस मार्ग से डिवाइडर फांदकर होटल में दीवार को टक्कर लगाकर शीशे तोड़ने वाले BMW कार के चालक और उनके दोस्त के सामने पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की शुरू। वापी के वैशाली 4 रास्ता पर आए सर्विस मार्ग से डिवाइडर फांदकर एक BMW कार चालक ने होटल में कार को टक्कर लगाकर दीवार और शीशे तोड़कर काफी नुकसान किया था। BMW कार के चालक सुफीन सोयम खान पठान और उनके दोस्त सलमान दिलावर मंसूरी दोनों निवासी राड़पोर गांव अजीब नगर सोसाइटी दोनों कार में सवार हो। ये दुर्घटना घटित होते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, जहां दोनों नशे में होने की मालूमात होते वापी टाउन पुलिस द्वारा दोनों के खिलाफ प्रोहिबिशन और मोटर वाहन अधिनियम मुताबिक गुना दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। बलसाड़ में 4 फरवरी 2008 के रोज रिवॉल्वर के साथ पकड़े गए आरोपी को 3 साल की सजा का जुडिशियल कोर्ट ने हुक्म रखा यथावत। बलसाड़ में
4 फरवरी 2008 के रोज सुबह 10:30 बजे के आसपास गुंदलाव 4 रास्ता के पास वापी के कोड़ीवार बोर्डी फलिया में रहते रजनीकांत उर्फ गणेश प्रेमाभाई कोड़ी पटेल नाम का शख्स जा रहा होने की जानकारी के आधार पर बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने शक के आधार पर रोककर जांच करते उसके पास से लाइसेंस बगैर की एक रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस मिले थे, जिसके बाद पूछताछ करते बताया कि ये रिवॉल्वर वापी के इमरान नगर में रहते मोहम्मद सबीर खान के पास से खरीद कर ली होने की कबूलात की थी। एलसीबी पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट अंतर्गत गुना दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस केस में चार्जशीट सहित की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ये केस बलसाड़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचते आरोपी को 3 साल की कैद का फरमान दिया गया है। ये केस बलसाड़ सेशन कोर्ट में अंतिम सुनवाई में डीजीपी अनिल त्रिपाठी की दलीलों को ग्राह्य रखकर बलसाड़ सेशन कोर्ट के 30 नवंबर को निवृत्त हुए सेशन जज एम.के. दवे ने सभी जांच पड़ताल करके मुख्य आरोपी रजनीकांत उर्फ गणेश प्रेमाभाई पटेल को चीफ जुडिशियल कोर्ट में घोषित की गई सजा को ग्राह्य रखकर आरोपी को आर्म्स एक्ट के इस गुनाह में 3 साल की कैद और 10,000 रुपये का दंड या दंड नहीं भरा गया तो 6 महीने की कैद का हुक्म किया गया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और शिक्षा विभाग के ऊर्जा संरक्षण के यूटी लेवल चित्रकला स्पर्धा में छात्रों ने दिखाई अपनी रचनात्मकता। दादरा नगर हवेली में छात्रों ने ड्राइंग से ऊर्जा संरक्षण के संदेश को बुलंद किया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ शिक्षा विभाग के ऊर्जा संरक्षण के यूटी लेवल ड्राइंग प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता दिखाई थी। सेव एनर्जी के संदेश के साथ छात्रों ने शानदार चित्रकारी की। टोकरखाड़ा सरकारी विद्यालय में इस अवसर पर उपस्थित शिक्षा नियामक पारितोष शुक्ला ने बताया कि 4000 छात्रों ने सचमुच ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो काबिलिए तारीफ है। नोडल एजेंसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हर साल ये प्रतियोगिता का आयोजन करती है। अब यूटी लेवल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें विजेताओं छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। सेव एनर्जी के बारे में उसका ये उद्देश्य है कि हम अभी से अब सेव एनर्जी करेंगे तो आगे वाले हम भविष्य में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए हम कहीं पे भी आजू बाजू वाली जगह पे जाए तो आजकल बहुत लोग कार और मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें या तो पैदल जाना चाहिए या साइकिल का यूज़ करना चाहिए, जिससे ईंधन की बचत हो सके। और अगर हमें घर पे खाना बना रहे हो तो उसको ढक देना चाहिए, जिससे उसकी भाप कोई बाहर में ना जाए और वायु प्रदूषित ना हो। सेव एनर्जी उसका मतलब ये है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हम एनर्जी को सेव करके रखें। आजकल हम एनर्जी बहुत कम मिल रही है, तो हमारी आने वाली फ्यूचर बहुत ख़राब हो सकती है। अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो हमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। उसकी वजह से हम अभी से ज़्यादा सोलर सिस्टम एंड सन रेज़ का इस्तेमाल करें। खाना पकाए तो उसे ढककर पकाए, कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर सकें और आने वाले फ्यूचर वालों के लिए रखें, क्योंकि वो जब आएंगे तो फिर सेव एनर्जी नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से हम अभी से सेव करके रखें और आज ही से इसका शुरुआत करें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर साल नेशनल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन अरेंज करता है। तो पावर ग्रिड जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आने वाला उपक्रम है भारत सरकार का। तो हमें यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली का पेंटिंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराने का ये दिया गया था, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी थे हम। तो शिक्षा विभाग का बहुत अनमोल हमें सहायता मिला और मार्गदर्शन मिला, उससे हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन अरेंज कर रहे हैं 1 तारीख से 6 तारीख तक। उसमें जोन लेवल पे अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि इस साल कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने उसको थोड़ा सा जोन वाइज कर दिया है। और इससे बच्चों को अच्छे इसका पेंटिंग कॉम्पिटिशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों जो नई पीढ़ी है
उनमें एनर्जी कंजर्वेशन का एक मूल्य जागरूक हो, उनको एक जागरूकता हो उनमें। और दूसरा महत्व का चीज़ जो है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, तो उसके चलते हुए इस बार हम पेंटिंग कंपटीशन में 2 टॉपिक रखे हैं, एक तो ऊर्जा दक्ष भारत और क्लीनर प्लैनेट। उस 2 टॉपिक पे सब बच्चे पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण आधारित पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। उस पेंटिंग कंपटीशन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के प्रति ऊर्जा संरक्षण की जागरूकता को फैलाया जाए। और प्रतिवर्ष जो आयोजन करते हैं पावर ग्रिड उसकी नोडल एजेंसी है। इस वर्ष भी पावर ग्रिड द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो ये स्टेट लेवल की कंपटीशन जो 1 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक हमने यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों में आयोजित की गई है, जिसमें कि ए ग्रुप में और बी ग्रुप में कुल मिला के 4000 से अधिक हमारे छात्र छात्राएँ इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने से मेन उद्देश्य तो यही है कि हम बच्चों को ये समझाने का प्रयास करें और सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास करें कि ऊर्जा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ऊर्जा के संरक्षण से हम क्या अपने आप को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो पावर ग्रिड जो कि नोडल एजेंसी है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है शिक्षा विभाग के संकलन से। और मैं जितने भी स्टेट लेवल की कंपटीशन में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारा पास्ट भी ये रहा है कि इस प्रकार की प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन किया है, पारितोषिक प्राप्त किया है। तो इस वर्ष भी स्टेट लेवल की कंपटीशन में जो विनर बच्चे होंगे वो राष्ट्रीय कक्षा की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के प्रदेश के जो बच्चे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दें। जो आज यहाँ पर इस विद्यालय में कंपटीशन हो रही है, वैसे ही कल गलोंडा में आयोजित की थी, रांधा में आयोजित की गई थी, फलानी में, डिफरेंट जोन में, चारों जोन में विभिन्न विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार ये निर्णय लिया कि एक जगह पर केंद्रीय स्थल पर आयोजित न करते हुए विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पे विभिन्न जोन के ऊपर छात्रों और छात्राओं की ये कंपटीशन का आयोजन किया है। धर्मपुर मोटी ढोल डुंगरी ग्राम पंचायत हुई समरस। गांव के लोगों ने सरपंच और सभ्यों को पारंपरिक रूप से दी बधाई। धर्मपुर के मोटी ढोल डुंगरी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार ने आदिवासी परंपरा और संस्कृति के साथ उम्मीदवारी फॉर्म भरा। 1 दिसंबर को धर्मपुर तहसील के मोटी ढोल डुंगरी गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार सुनीता पटेल का बिन हरीफ फॉर्म पारंपरिक वाजित्रों, तूर और थाली बजाकर भरा गया था। साथ ही 8 वार्ड के 8 सभ्यों का बिन हरीफ फॉर्म भरा गया था। मोटी ढोल डुंगरी बिरसा मुंडा सर्कल पर फूल हार करके वाव बिरसा मुंडा सर्कल के पास डॉक्टर नीरव भाई पटेल और डॉक्टर दिव्यांगी बेन चिंतु बानो छायड़ो अस्पताल खेर गांव धर्मपुर तहसील आदिवासी एकता परिषद के प्रमुख कमलेश पटेल, उत्तम भाई गरासिया, किशोर भाई और समाज के अग्रणियों ने फूल हार करके समरस ग्राम पंचायत के सभी सभ्यों और सरपंच को पुष्प देकर और हार पहनाकर बहुमान किया गया था। और गांव को समरस बनाने वाले सभी गांव के मतदाता भाइयों बहनों और युवाओं का आभार व्यक्त किया गया था। संघ प्रदेश दमन के साग्या सेरी में रहते कांजी भाई सोमाभाई टंडेल के 38 वर्षीय मानसिक तौर पर अस्वस्थ लड़का लापता होते नानी दमन पुलिस थाने में शिकायत कराई दर्ज। संघ प्रदेश दमन के नानी दमन साग्या सेरी में रहते कांजी भाई सोमाभाई टंडेल का 38 वर्षीय लड़का नरेश कांजी, जो पिछले कई सालों से मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो, सुबह दमन में कहीं पर भी जाता हो, शाम को वापस लौट आता था। पर 1 दिसंबर के रोज नरेश शाम तक वापस नहीं आते। परिजनों ने दमन के विविध क्षेत्रों में, साथ ही वापी में भी नरेश को ढूंढा गया, पर नरेश नहीं मिलते। लापता हुए नरेश के बड़े भाई नितिन भाई कांजी भाई टंडेल ने नानी दमन पुलिस थाने में छोटे भाई नरेश की गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराई थी। लापता हुए नरेश की उम्र 38 साल है, ऊंचाई 5 फीट 8 इंच,
रंग से सांवला काले बाल और शरीर पर लाल टी शर्ट, ब्लू कलर की जीन्स पहनी है और गुजराती भाषा बोलने वाला है। तो इस व्यक्ति की जानकारी किसी को भी मिले तो तुरंत नानी दमन पुलिस थाने का संपर्क करने के लिए बताया गया है। दादरा नगर हवेली में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ट्रायल सिलेक्शन प्रोसेस का दादरा एवं नगर हवेली में हुआ गुरुवार से प्रारंभ। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के उत्कृष्ट नेतृत्व और खेल एवं युवा मामले विभाग सचिव पूजा जैन तथा निर्देशक सह संयुक्त सचिव अरुण गुप्ता सर के निर्देशन में गुरुवार को दादरा नगर हवेली में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र में एथलेटिक्स, आर्चरी एवं टेबल टेनिस खेलों में चयन करने हेतु ट्रायल सिलेक्शन प्रोसेस का विधिवत शुभारंभ किया गया, जो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। गुरुवार को ट्रायल सिलेक्शन प्रक्रिया में कुल 101 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें टेबल टेनिस 12, एथलेटिक्स 59 और आर्चरी 10 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया था। यह सिलवासा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नई जो है सिलेक्शन ट्रायल है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए। हम लोग यहाँ एज ए एक्सपर्ट और ट्रायल लेने के लिए एसआई से आए हुए हैं। माइसेल मिस्टर उमेश सिंह, सीनियर एथलेटिक कोच। इससे पहले दीव में भी हुआ था, दमन में भी हुआ था। उसके बाद हम लोगों का बस यही है कहना है अभी यहाँ जैसे जिसमें से जितने बच्चे सेलेक्ट करते हैं उसका एक कैंप करके उसके बाद में हम फाइनल स्क्रीनिंग करें, जिससे बेटर अच्छे एथलीट मिल रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा छूटा है किसी भी तरह से, और जैसे हमारा फाइनल सिलेक्शन ट्रायल होगा हम उसमें उसको इंक्लूड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके लिए। और इनके बेटर फ्यूचर के लिए कामना करते हैं इनके। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीनियर टेबल टेनिस कोच यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्टेट खेलो इंडिया सेंटर के सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए आई। हम लोग यहाँ टेबल टेनिस में बच्चे सेलेक्ट करेंगे। एथलेटिक्स यहाँ 3 गेम शुरू हो रहे हैं, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स एंड आर्चरी, जिनके लिए हॉस्टल, बच्चों का रहना, खाना और एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। यहाँ इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए हम समय समय पर आते रहेंगे और इन बच्चों को ट्रेन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दमन दीव, नगर हवेली और दादर के बच्चों के लिए कि हम इन्हें एक्सेलेंस की तरफ ले जाएं। मेरा सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को भेजें और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। नमस्कार। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली दमन दीव में फिर से एक बार 31 दिसंबर तक लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। नानी दमन खाड़ीवार में रहने वाले युवक को मारने वाले लोगों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। वापी में बिन मौसम गिरी बारिश ने प्रशासन की खोली पोल। चंद घंटों के भीतर गिरी बारिश में नए बनाए रास्ते पर पड़े गड्ढे। तो ये थे दमन न्यूज़ के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।